वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। बच्चों मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक आपका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड आईआईटी मेंस। ठीक है, तो ज़्यादातर ये जो टॉपिक आपका है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर या फिर आईआईटी मेंस जैसे एग्जाम के अंदर ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। और डेफिनेटली इन दोनों एग्जाम में हर साल, जैसे अभी 2020 की बात करें तो डेफिनेटली इन दोनों एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसका रेशो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, आए बार इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करता हूं मैग्नेटिक नेचर की। मैग्नेटिक नेचर कोई भी एटम जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दो तरीके की स्पिन कर सकता है। यस और नो, ये अपने एक्सिस पर भी स्पिन करता है एंड अराउंड द न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। और आप लोग जानते हैं जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहा होता है तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो पास में दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पास में आ जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी मैं डिटेल से बात करूंगा, इनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा और फिर मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, कौन सा कंपाउंड डायामैग्नेटिक है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। देन लास्ट में आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देखते से ही पता लगा देंगे। ठीक है, विद इन ए सेकेंड पता लगा लेंगे कि कौन सा सब्सटेंस डायामैग्नेटिक और कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो फिर ये बात हमारी हो गई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड रखता है तो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ये अट्रैक्ट होगा। ऐसे ही अगर यहां पे दो इलेक्ट्रॉन होते, मतलब दो पेड इलेक्ट्रॉन होते, इसी के पास में एक इलेक्ट्रॉन और होता तो वो इससे अपोजिट स्पिन करता और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड से इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता और अब ऑल ओवर इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। देन इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सब्सटेंस जो हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं बच्चों, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ पा रहे होंगे। और कुछ कंपाउंड जिनकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिनमें डोमेन्स इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं बच्चों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो फिर इसमें आपको तीन ही एग्जांपल ध्यान रखने हैं, Fe, निकल एंड कोबाल्ट, आपका काम बन जाएगा। तो मैं दोबारा से अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इन तीनों को वन बाय वन अपन अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो वन बाय वन हम इन तीनों सब्सटेंसेस की बारे में बात कर लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहले डायामैग्नेटिक के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन्हें रखा जाएगा तो ये बोलते हैं फीबली रिपेल्ड। फीबली मतलब बहुत कम रिपेल्ड होंगे ये, ठीक है, बहुत ही कम रिपेल्ड होंगे। तो ये
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो रिपेल्ड होते हैं, ठीक है, फीबली रिपेल्ड होते हैं। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपके हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो फीबली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। एंड जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। मैंने बताया ऐसा इनके डोमेन्स के अरेंजमेंट की वजह से होता है, ठीक है। एंड देन बात करते हैं कि अगर हमने इन जैसे सब्सटेंसेस को अगर हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है तो ध्यान से समझना बच्चों, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो ये जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है बच्चों, ठीक है। मैंने जो एरोस दिखाए हैं वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। अगर हम पैरामैग्नेटिक फील्ड की बात करें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इनका भी मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उनका वो उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पे समझ लीजिए फेरोमैग्नेटिक में भी बिल्कुल डिटो यही होता है जो पैरामैग्नेटिक में होता है, इसमें भी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एंड देन हमने अगर इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया हुआ है बच्चों, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया हुआ है, यहां से कुछ लाइनें आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, यहां से कुछ लाइनें मैग्नेटिक फील्ड की गुजर रही हैं, तो ध्यान से समझो अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आपके पास है तो वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करेंगे और यहां पे बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इसके अंदर से नहीं गुजर पाएगी, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो उसे अपोज करेंगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हल्की सी कर्व्ड हो जाएगी बाहर की साइड, इस तरीके से गुजरेगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ध्यान से समझ लो बच्चों, इस तरीके से इसके अंदर से ना जाते हुए, इसके अंदर से ना जाते हुए ऐसे वो क्या हो जाएंगी, वो रोटेट हो जाएंगी, ठीक है, अपने पथ से विचलित हो जाएंगे, वो दूसरा पथ ले लेगी, क्योंकि रास्ते में कुछ आ गया ना तो अपन भी ऐसा ही करते हैं, रास्ते में कोई पत्थर आ जाता है तो अपन ऐसे साइड से निकल जाते हैं, वैसे ही यहां पे है, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर देंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अब रिपेल कर देंगे, ठीक है। अगर इनके बारे में बात करूं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो अगर ये बाहर से भी जा रही होगी ना तो ये इन्हें अंदर से गुजरने के लिए इनवाइट करेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से गुजरेगी, इनके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनमें से अंदर से गुजरेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ गए बात को। बाहर से भी जा रही है तो भी वो अंदर की तरफ आएंगे, क्योंकि ये तो बुला रहे हैं आओ हमारे अंदर से जाओ, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तो अट्रैक्ट करेंगे, जो बाहर की तरफ है उन्हें क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। एंड जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो अंदर से फुली क्राउडेड हो जाता है ये, ठीक है, फुली क्राउडेड हो जाता है, तो अंदर से बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से जो गुजरती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये रहता है। अब अगर हम लोगों ने क्या किया है, इन सब्सटेंस के हमने लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है, सॉल्यूशन फॉर्म में इनको लिया हुआ है, ठीक है। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि फेरोमैग्नेटिक को आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर बात रही हमारी किसकी, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हमने लिक्विड बनाकर और इस यू शेप की ट्यूब के अंदर पुट किया हुआ है, यहां पे अगर पुट किया हुआ है इसे, और इसके एक कॉर्नर पर क्या लगा दिया जाए, एक कॉर्नर पर मतलब एक साइड क्या लगा दें हम, एक मैग्नेट लगा दें, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल हो गई है। तो ये आप लोग जानते हैं ये तो क्या होंगे, ये अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो क्या होगा, रिपेल्ड होगा, रिपेल होगा तो ये सब्सटेंस यहां से हट जाएगा, इस डायरेक्शन से नीचे की तरफ उतर जाएगा और इस डायरेक्शन ही ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा,
ठीक है बच्चों, उधर चला जाएगा जो है वो इससे दूर भाग जाएगा यू शेप की नली में। ठीक है, यू शेप की अगर ट्यूब ली हुई है तो यहां से ये रिपेल होगा क्योंकि इधर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है और ये उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। अगर ऐसा ही यहां पे आपने कर रखा है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर यहां पे आपने फील किया हुआ है, पहले आपने इक्वली फील किया हुआ था यू शेप की ट्यूब में जब तक आपने मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगाया हुआ नहीं था। अब मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगा देता हूं तो जिस डायरेक्शन में, जिस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। ये जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। समझ गए बात को? तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, यू शेप की ट्यूब अगर हमने ली हुई है तो उसमें ये मूवमेंट शो करते हैं बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, अगर हमने इधर नॉर्थ और इधर साउथ पोल लगाया हुआ है जहां पे बीच में क्या है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और अगर इनके बीच में ले जाकर इस सब्सटेंस को पुट करूं और अगर ये सब्सटेंस आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो ये इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अपने आप को अरेंज्ड कर लेगा बच्चों। किस तरीके से? परपेंडिकुलर इसके अपने आप को अरेंज्ड कर लेगा। और अगर यही सब्सटेंस मेरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो ये इसको पैरेलल क्या कर लेता, अपने आप को अरेंज कर लेता, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाता आपका, ये पैरेलल इस डायरेक्शन में अपने आप को ये अरेंज्ड कर लेता है। ठीक है, और ऐसा ही फेरोमैग्नेटिक करते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, इनके पैरेलल हो जाते हैं बच्चों। तो ये आपका हो गया कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं देन कि कैसे इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो सब्सटेंस है वो डायामैग्नेटिक है, ये सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक है। इस बात का कैसे पता लगाएंगे हम लोग, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, अगर हमें बात आ रही है डायामैग्नेटिक की, डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, तो इनके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेड होते हैं। तो ये कह सकते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यहां पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मैं कह सकता हूं दूसरी बात, एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेड ना दिखे तो वो सब्सटेंस कैसा है, वो सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक की बात करूं, पैरामैग्नेटिक की, तो वो सब्सटेंस जिनमें क्या हो, कम से कम एक, मिनिमम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहां पे प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा। तो जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, और जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। अब मैं आपको और सिंपली से कर देता हूं, और सिंपल कर देता हूं, जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे डायामैग्नेटिक होते हैं बच्चों। और अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें से ध्यान रखना 10 और 16 को छोड़कर, 10 और 16 जो होते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। ठीक है, कि 10 और 16 अगर इलेक्ट्रॉन किसी में हो तो वो आपके पैरामैग्नेटिक होंगे, ना कि वो डायामैग्नेटिक है। ये इवन जरूर होगा, ये नंबर जरूर इवन होगा, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, फेरो के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना ही नहीं है। फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए डायरेक्ट ही, Fe, कोबाल्ट एंड निकल, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक ये होता है। देन हम लोग ये बात कहते हैं बच्चों कि जो पैरामैग्नेटिक जो आपके एल्कलाइन मेटल्स होती हैं, एल्कलाइन मेटल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखते से समझ में आ जाएगा। एल्कलाइन मेटल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर।
क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ns1 होता है, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है, बट देयर सॉल्ट आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं ये बात, एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। सपोज दैट मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम के पास 281, ये एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, नो डाउट। लेकिन जैसे ही ये सोल्ट बनाएगा, जैसे सपोज दैट NaCl की बात करता हूं, NaCl इसी एल्कलाइन मेटल का सोल्ट है, तो यहां पे ये Na+ की फॉर्म में है, Na+ की फॉर्म में है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया और किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। अगर इसने क्लोरीन को दे दिया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 2 8 बचे हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, यहाँ पे पेयर्ड हैं, मतलब ये जो आपका है वो डायामैग्नेटिक हो गया। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 11 और 17, 11 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 28 इज आपका इवन नंबर है, तो फिर ये आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें आप एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल आर डायामैग्नेटिक एंड their salt are also डायामैग्नेटिक। तो इनके सॉल्ट भी डायामैग्नेटिक होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के, और ये खुद भी डायामैग्नेटिक होती है। समझ पा रहे होंगे बात को। मैग्नीशियम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2a2 होते हैं, और जैसे ही ये क्या बनाएगा, ये MgCl2 बनाएगा, वैसे ही इस पे +2 चार्ज आएगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से रिलीज कर देगा, तब भी इसके पास सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब भी ये क्या नहीं बना, पैरामैग्नेटिक नहीं बना, मतलब ये डायामैग्नेटिक ही होते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात। तो इस तरीके से आप इनमें डिफाइन कर सकते हैं। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैंने इसलिए इस बात को डिस्कस किया है। देन हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट करेगा तो इसका कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी तो होगा ना। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो दो टाइप किससे क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। एक तो वो अपनी एक्सिस पे ही क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, और एक अराउंड द न्यूक्लियस मूवमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी दो टाइप का हो जाता है बच्चों। एक हो जाता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एंड एक हो जाता है ऑर्बिटल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। आपसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से ही पूछे जाते हैं। तो मैं बात कर लूं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसे म्यू, हालांकि मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो हमारे बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आता है, n+2, और इसकी यूनिट होती है बच्चों बोर मैग्नेटॉन, जिसे हम शॉर्ट में BM कहते हैं। यहां पे जो n है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर इसमें किसी भी सब्सटेंस में देखिएगा, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट वो ये नहीं लिखे देता कि उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट काउंट करना है, ठीक है। आपको अगर मैग्नेटिक मोमेंट भी दे, ठीक है, तो जनरली आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ही काउंट करके चलना है। बहुत कम क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट वो काउंट करवाएगा, या फिर हायर क्लासेस जैसे BSc फाइनल ईयर आपके MSc के अंदर वो क्या करवा सकता है, आपसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी काउंट करवा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इफ n = 1, अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 हो तो मेरे पास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो √3 आ जाएगा, एंड √3 की वैल्यू 1.73, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन होती है बच्चों।
एंड n इज इक्वल टू 2 हुआ तो म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √8 होगी, √8 की वैल्यू 2.83 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगी। एंड n इज इक्वल टू अगर 3 हुआ तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √15 हो जाएगी, और अगर √15 हुई तो फिर यहाँ की वैल्यू जो है वो आपकी 3.87 हो जाएगी बोर मैग्नेटॉन। एंड अगर n इज इक्वल टू वैल्यू 4 हुई तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √24 होगी, और √24 की वैल्यू 4.90 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगी। एंड n इज इक्वल टू अगर 5 हुआ तो फिर इसकी वैल्यू √35 हो जाएगी, 5.92 बोर मैग्नेटॉन। तो ये कुछ वैल्यू जो हैं, ठीक है। अभी इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, किस टाइप से इसमें क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की फ्रेंड्स। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक एग्जांपल, कोबाल्ट +3 दिया हुआ है आप लोगों को। कोबाल्ट +3 का आपको कैलकुलेट करना है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बाद में बात करेंगे कि ये डाया है या पैरा है। चलिए पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। आपको पहले कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। आर्गन के बाद, आर्गन 18 है, कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर होता है। तो फिर 4s2 3d 4s2 3d7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब इसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों किसमें, कोबाल्ट +3। अब कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फील हुए, अब इलेक्ट्रॉन वापस इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन कौन से रिमूव हुए हैं, तो ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होते हैं वो बच्चों ns से होते हैं, ठीक है, ns से। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं np से, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं n-1d से, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं n-2f से। ये बात हमेशा ध्यान रखना। लिखने को वो कुछ भी लिख सकता है, वो आगे पीछे कुछ भी लिख सकता था। इसी को तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, इसको मैं 3d7 4s2 भी लिख सकता हूं। लिखने को कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन हमेशा किससे रिमूव करने हैं, सबसे पहले आउटर शेल से रिमूव करने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे आउटर शेल से। तो आउटर शेल आपको हुआ 4s, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आपके रिमूव हो गए। तो 3d7 4s2 दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। अभी तक आपको टोटल कितने करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा इसमें से। तो फिर क्या बचेगा, 3d6 बच जाएगा। 3d7 की बजाय क्या बचेगा, 3d6। हमने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 मैंने यहां से निकाला, 1 मैंने यहां से निकाला, बचा मेरे पास 3d6। अब बात करूं मैं 3d6 की, तो 3d6 के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, आप लोग जानते हैं d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सबसे पहले सब अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें फील्ड होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, 3 के। उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने। अब देन उसके बाद क्या होना है, आपका एक इलेक्ट्रॉन को पेड होना है। एट प्रेजेंट आपके पास n की वैल्यू 4 है, यस यू नो। अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 हैं, तो म्यू जो है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो √24 हो जाएगा, एंड इसकी वैल्यू 4.90 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस ध्यान रखना कि आप इलेक्ट्रॉन कहां से कहां रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्या करना है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सबसे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सबके अंदर, देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे आप लोग, है ना। तो फिर आपका क्वेश्चन आराम से बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है। आप होमवर्क करके इनके आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है क्रोमियम +3। आपको कैलकुलेट करना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, क्रोमियम +3 का। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है Fe+2। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है मैग्नीज, ठीक है, सिंपल है। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है N-3 का,
ठीक है, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होती हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, odd electron species are always paramagnetic, are always paramagnetic। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल आप याद करवाओ मुझे, जैसे O2 माइनस है, O2 प्लस है, ठीक है, जैसे NO है, जैसे NO2 है, जैसे ClO2 है, जैसे ClO3 है। इस टाइप की जितनी भी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, विषम इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज हैं, वो सारे की सारी क्या होती हैं, पैरामैग्नेटिक होती हैं। स्टूडेंट, विषम कैसे, ओड कैसे समझना, जैसे ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के पास कितने हुए, 16 और 1 17। ठीक है, 2 के पास 16, इसमें से कम कर दिया तो कितने हुए, 15 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके नाइट्रोजन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास ऑक्सीजन के पास। 7 + 8 टोटल 15 हुए। ठीक है, 7 + 16 टोटल 23 हुए। तो इस तरीके से ये सारी क्या हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, एंड देन आप उस क्वेश्चन का आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो समझ लीजिए बच्चों, आप इस क्वेश्चन को, तो जो गैडोलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे लिख के देखते हैं बच्चों। अपन ने लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे लिखना है, अच्छी तरीके से बताया हुआ है। मैंने बहुत ही छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, कमेंट आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देखकर उस वीडियो को जरूर देख लें बच्चों आप, है ना, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इमेजिन ही नहीं कर सकते बच्चों। पहले आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फील करना सीखिए। चलो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। देखो 64 इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर है, तो इससे पहले इनर्ट गैस आती है जो कि होती है जिनोन, और जिनोन का जो पीरियड होता है वो 5th पीरियड में जिनोन रहती है आपकी। ठीक है, 5th में रहती है, तो ये जाहिर सी बात है 6th में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4f 5d एंड 6s में इलेक्ट्रॉन फेल होंगे। ये बात मैं पहले से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, चलिए समझिए इस बात को। तो फिर 64 से 55, तो 54 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए, 54 प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं सबसे पहले 6s2 में, 6s2 होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच गए कितने आपके पास, 68 इलेक्ट्रॉन बच गए। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल ना होकर यहाँ पे कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहता है। जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे तो पीछे बचेंगे 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें है 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं टर्बियम की बात करूं तो टर्बियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 65 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 4f9 5d0 एंड 6s2 होता है। फिर से आप अगर इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, 4f7 बचेगा। यहाँ पे भी 4f7 है, तो यहाँ पे भी 4f7 है। आप एक बार इसे ट्राई करके देख लीजिएगा। इसका मतलब सबके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेड 7 इलेक्ट्रॉन हैं। दैट मीन्स सबका इक्वल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसे लाइक एंड इसे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।